हेलो हाय नमस्कार, क्या हाल चाल आप सबके। बढ़िया चल रही है आपकी पढ़ाई। तो हम अपना ये यूट्यूब चैनल पर क्लास 9th और 10th का कंप्लीट मैथ्स कवर कर रहे हैं विद प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हैं हम? आर डी शर्मा से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 10 का हम एक चैप्टर पहला वाला रियल नंबर पूरा कर चुके हैं, उसकी आर डी शर्मा की एक्सरसाइज सॉल्व करना बाकी है। वो बहुत आसान है, कर लेंगे, उनको भी करेंगे, सब कुछ छोड़ेंगे कुछ नहीं। जो भी चैप्टर उठाएंगे वो पूरा करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि एक चैप्टर उठाया तो उसको आधा छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। अब जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री उठाया है ना, हम ये कंप्लीट खत्म करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत नई होती है, पहली बार कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंने इसीलिए फिर पहले ट्रिग्नोमेट्री को उठा लिया ताकि जिनकी भी प्रॉब्लम है वो इसको यहाँ से देख सकें। आर डी शर्मा की पहली एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो चैप्टर है ना, उसकी हम पहले एक्सरसाइज कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 16 तक हम कर चुके हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 17 से 21। वैसे तो इसमें भी मैं आपको कंसेप्ट बताता रहता हूँ साथ के साथ, लेकिन कंसेप्चुअल सीरीज हमारी अलग चल रही है। उसमें हम पूरा डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, एक एक चीज़, है ना। ऐसा नहीं छोड़ते उसमें हम कुछ भी कि ये चीज़ छोड़ दी बाद में कर लेंगे। यहाँ पर मैं कई बार आपको बोल देता हूँ कि ये कंसेप्चुअल सीरीज से जाकर देख लेना, क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन देना है ना, ताकि जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं समझने के बाद उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो चलिए आज हमारी ये पहली वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर कंसेप्चुअल सीरीज की एक दो वीडियो लाएंगे, है ना। उसमें स्पेसिफिक एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो करके फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही हमारा चलता रहेगा, करना हमको पूरा मैथ है। ऐसे ही 9th में भी चल रहा है हमारा, ठीक है। तो जिनको भी देखना हो वो वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, स्टेट वेदर, ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है इसका। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। कह रहे हैं ट्रू फॉल्स बताना है और साथ में जस्टिफाई करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, जस्टिफाई करने के लिए हम 10th लेवल के पे जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। जस्टिफाई और भी बहुत तरीके से किया जा सकता है। 11th 12th में आप जाओगे तो आपको इनका साइन थीटा कॉस थीटा का साइनोसोडल वेव बनती है ना, वो सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कि इनको ग्राफ पे कैसे आती है, इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, कुछ चीज़ों के लिए बीच में ब्रेक भी होता है। वो सब अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको 10th क्लास में हो तो उसी लेवल का करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जस्टिफाई करेंगे। तो कोई भी ये मत सोचना कि सर वहाँ तो ऐसा बताया था, वहाँ तो ऐसा बताया था, ठीक है। हम क्लास 10th के लेवल का जस्टिफिकेशन यहाँ पर करेंगे। उससे आगे की बात कंसेप्चुअल सीरीज में अगर आप बोलोगे तो मैं करा दूंगा वहाँ पर भी, ठीक है। चलिए पहला है आपका, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखो फॉल्स है, मैं बताता हूँ कैसे फॉल्स है। आप देखो, मान लो हमने एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है ना, ये हमारा 90 डिग्री था, ये a है, तो इस एंगल को a ले लेंगे, b और c। अब आप यहाँ पर देखो, अगर हम 10a निकालें, 10a हमसे 10a पूछ रहा है, 10a निकालेंगे तो ये cb अपॉन ab आएगा, है ना। तो अगर इसको हमेशा 1 से कम होना है 10a को, 10a, तो इसका मतलब तो जो cb है या जो bc है वो हमेशा ab से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब यही तो है। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इस BC को बड़ा बना लें, इसको छोटा बना लें? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल हो सकता है ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यही हमारा जस्टिफिकेशन है 10th लेवल पे, ठीक है। कि अगर हम इसको ऐसे भी तो बना सकते थे, ये लो इतना सा मैंने ये साइड कम बना ली, ये लो, बताओ क्या कर लोगे, ये ना, ठीक है। तो ये रहा हमारा A B C, बताओ कौन रोकेगा हमको, ठीक है ना। तो ये हमारा अब BC बड़ा है और AB छोटा है। जब एक बात बताओ, BC बड़ा AB छोटा है तो ये वैल्यू तो 1 से ज़्यादा हो गई ना। इसका मतलब 1 से ज़्यादा पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1 से हमेशा कम रहेगी। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आ जाओ, sec इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a। अब देखो वापस से हम बना लेते हैं, चलो यहाँ पे छोटा सा बना लेते हैं, आपको दिख रहा होगा ये हमने बनाया। a कह रहा है इसमें भी, तो हम इसको a ले लेते हैं, a b c ये एंगल। अब देखो जो हमारा sec होता है वो cos का उल्टा होता है ना। cos होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो sec हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। आपको पता है हाइपोटेनियस हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। जो ये हमारा हाइपोटेनियस है BC और AB से हमेशा बड़ा होगा। तो इनके अकॉर्डिंग तो ये 12 और ये 5 होना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल पॉसिबल है भाई। हम बस यही तो देखना था कि BC और AB से बड़ा होना चाहिए। किस वैल्यू पे आएगा वो वैल्यू हमको नहीं देखनी है अभी, ठीक है। ध्यान रखना ये हाइपोटेनियस है, गलती से वो ट्रिपलेट मत लगा देना यहाँ पर, ठीक है। 5 12 13 का ट्रिपलेट यहाँ नहीं लगेगा। अगर ये 12 साइड होती तो ये 13 ऑटोमेटिकली आ जाता। गलती से इसको 13 मत लिख देना। समझ में आ गई बात। हाइपोटेनियस हमेशा बेस और परपेंडिकुलर दोनों से बड़ा होता है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि न्यूमिनेटर में बड़ी वैल्यू, डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू। बिल्कुल पॉसिबल है भाई। जो हमारा हाइपोटेनियस है बेस से बड़ा है तो क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया हमारा? ट्रू हो गया। cos A इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। इसको छोड़ो, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी ये वाली, ये अगले क्वेश्चन का टाइप हो गया होगा। यहाँ पर देखो ये कह रहे हैं cos A जो है ना वो एब्रीवेशन है कोसेकेंट की। नहीं भाई, कोसेकेंट की जो होती है ना, इसकी तो कोसेक होती है एब्रीवेशन। जो cos होती है ना वो तो कोसाइन की होती है, जो cos होती है वो कोसाइन होता है,
ठीक है। जैसे साइन था ना, साइन की जगह कोसाइन करें तो उसको हम कॉस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है ना। याद रखना कोसेकेंट जो होता है उसको हम कोसेक बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, देखो पता भी चल रहा है यहाँ से, ये रहा कोसेक, ठीक है। और जो कॉस होता है वो कोसाइन की एब्रीवेशन होती है, ठीक है। आगे आ जाओ, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं फॉल्स है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कंसेप्ट सीरीज में। ऐसा होता है जो कॉट ए है ना वो इसका कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट। कॉट ए का मतलब कॉट का मल्टीप्लाई ए में नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एंगल ए के रेस्पेक्ट में कोटेंजेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ठीक है, ये वो है। तो यहाँ पर ये इसका प्रोडक्ट नहीं है तो फॉल्स हो गया। कहते हैं साइन थीटा इक्वल टू 4/5 फोर्स ऑफ एंगल थीटा। अब एक बात बताओ, फिर से हमने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हमने ले लिया थीटा ए बी और सी। अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा। क्या कभी हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होता है वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। तो इनके अकॉर्डिंग तो हाइपोटेनियस छोटा हो गया, परपेंडिकुलर बड़ा हो गया, गलत बात है, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये तो फॉल्स हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो ये रहा साइन थीटा इक्वल टू 12/13 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो इनको करने के बहुत तरीके होते हैं। जब हम आइडेंटिटीज पे जाएंगे ना तो ऐसे क्वेश्चंस हम और तरह से भी करेंगे, आइडेंटिटी लगा लगा के भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो आपको ये वैल्यू दे रखी है, वैल्यू डाल के ही इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वैसे भी वैल्यू पूछे तो वैल्यू तो डालनी ही पड़ती हमको, वो तो मैं प्रूफ वाला बताने लग गया था। साइन थीटा में हम देखें, साइन थीटा हमने ये वाला एंगल थीटा ले लिया, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। फटाफट वैल्यू डालते हैं यहाँ पर। साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो 12/13 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो 5/13 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा कितना है हमारा 5/12, ठीक है। नहीं सॉरी 5 साइन थीटा है ये, साइन थीटा, तो 2 इंटू 12/13 इंटू कॉस थीटा है तो 5/13, तो 5/13 इंटू। अब मुझे एक बात बताओ, या तो मैं tan की वैल्यू डालूं यहाँ पे फिर कैलकुलेशन करूं, या फिर आपको पता है tan का उल्टा cot होता है, cot का उल्टा tan होता है, तो 1/tan की वैल्यू तो cot होती है ना, तो 1/tan स्क्वायर तो cot स्क्वायर हो गया। तो मैं यहाँ पर सीधा cot की वैल्यू लिख के उसका स्क्वायर कर दो, बात तो एक ही है। तो cot की अगर वैल्यू निकालोगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/12 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ना। या तो हम करते 1/12/5 का स्क्वायर, फिर 12/5 को ऊपर लेके जाते 5/12 बनता, हमने डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया। फटाफट सॉल्व करो। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। 1/13 का स्क्वायर यहाँ भी है, 1/13 का स्क्वायर यहाँ भी है, 1/13 इंटू 1/13 1/13 का स्क्वायर हो गया, तो 1/13 का स्क्वायर से 1/13 का स्क्वायर कट जाएगा। हमने क्या करा, यहाँ से कॉमन आउट ले लिया, 1/13 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, 12 का स्क्वायर मतलब 144 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 25 अपॉन 1/13 इंटू 1/13 कितना हो गया, 1/13 का स्क्वायर हो गया। बचा कितना, 2 बचा और 12 बचा और भैया 5 बचा, ठीक है। 1/13 के स्क्वायर से 1/13 का स्क्वायर गायब। यहाँ पर ये कितना बचा, 25 अपॉन ये 5/12 है, हाँ 5/12 है 144, ठीक है। 144 में से 25 गया तो कितना बचा, 14 में से 5 गया तो 9, 3 में से 2 गया तो 1 और 119 बचा इंटू 25 अपॉन में, यहाँ पे देख लो 12 दूनी 5 दूनी 10 120 इंटू, या फिर 120 क्यों लिख रहे हो, यहीं पे सॉल्व कर लो ना इसको सीधा, 25 भी मत लिखो यहाँ पर, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 5 से कटा 5 पे, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ऊपर 5 आया, नीचे आया हमारा 2 इंटू 12 इंटू 144, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका मल्टीप्लाई करोगे 5 9 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, 5 एकम 5, 595 तो ऊपर आ गया। नीचे देखो, एक काम करो 12 का इसमें कर लो, 2 का फिर कर लेंगे, तो 2 इंटू 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 चौक 48 4 52 का 2 हासिल 5, 12 एकम 12 और 5 17, ठीक है। अब देखो इसका डबल कितना हो जाएगा, खुद आपको दिख रहा होगा 3 4 5 6 हो जाएगा, इसका डबल है ना। लिख लेते हैं डायरेक्टली, 595 अपॉन 2 8 16 का 6 हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5,
2 सत्ते 14 का 4, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। ये हमारा आंसर आ गया। कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, दिमाग लगा कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। ठीक है, आगे आ जाओ। अच्छा, वैल्यू पूछी थी ना इसमें, और तो कुछ नहीं पूछा। हाँ, वैल्यू पूछी थी। चलिए 4 नंबर यहाँ पर देखो, कहता है कि sec इक्वल टू 5/4 है, तो वेरीफाई कर दो। वेरीफाई का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू निकालो, दोनों की वैल्यू बराबर आ जानी चाहिए। ठीक है, तो चलो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर हम छोटा सा ये हमने बनाया और ये हमारा ए है, ए बी और सी। ठीक है, ठीक है। sec होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस हो गया 5, बेस हो गया हमारा 4। ठीक है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट मैंने आपको बताया था। ट्रिपलेट बार बार बोल रहा हूँ, ट्रिपलेट जरूर याद रखना। एग्जाम में निकाल के दिखाना है आपको पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन अगर पता होगा तो निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालते हैं, उधर उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को बराबर देख लेंगे। 3 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी भाई, यहाँ से 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इंटू 4 इंटू नहीं, इंटू नहीं, माइनस 4 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर, साइन ए की तो यही थी ना 3/5, तो 3/5 का क्यूब कर दिया हमने, अपॉन 4 इंटू कॉस ए कितना है 4/5 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 4/5। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, इसमें ही वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर फटाफट। 3 इंटू टेन ए कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 माइनस 3/4 की पावर 3/1 माइनस 3 इंटू 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को सॉल्व करना है, दोनों बराबर आने चाहिए। चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, 1/5 यहाँ भी है, 1/5 यहाँ भी है, चाहो तो कॉमन निकाल के कैंसिल आउट हो सकता है। बोलो कर लें, या फिर चलो ऐसे कर लो अभी, नहीं तो फिर बोलोगे बार बार कॉमन ले लेते हैं। माइनस ये आ जाएगा 3 3 होते हैं 27, 27 में 4 किया तो 108 अपॉन ये आएगा 125 अपॉन ये कितना आएगा, 4 चौक 16 चौका 64, 64 में 4 का किया तो 256 अपॉन 5 पंजे 125, 5 पंजे 25 पंजे 125 माइनस 12/5। ठीक है, आपको दिख रहा होगा डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट होने वाला है, साफ साफ दिख रहा होगा। चलो क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को 125 ही बना लेते हैं। जब इसमें 125 बनाओगे तो 25 से करना पड़ेगा इसको, तो ऊपर कितना हो जाएगा 225 माइनस 108 अपॉन 125, और अपॉन में यहाँ पर 125 है, यहाँ 125 तो 25 से करना पड़ेगा, तो 256 माइनस 25 से करोगे तो 12 पंजे 60 की 0, हासिल 6, 12 एकम 12, 25 12 दूनी 24 और 6 30, 300 डिवाइडेड बाय 125 बन गया। अब आपको पता है बाहर का अंदर का 125 से 125 कैंसिल आउट होगा, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 120 से 125 भगाओ, ये आ जाएगा नीचे 225 में से 108 गया तो कितना बचा, ये हमारा बचेगा, हाँ पहले इसमें से कर लो 125, 117 बचेगा, 117 बचेगा अपॉन में 256 में से 300 गया तो कितना बचा, ये बचा हमारा 44 माइनस का, ये माइनस ऊपर लगा सकते हैं हम, तो माइनस 117 अपॉन 44 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इसकी वैल्यू हमारी ये आ गई माइनस 117 अपॉन 44। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये बनेगा हमारा 9/4 माइनस 27 अपॉन 64 अपॉन 1 माइनस 27 अपॉन 16। ठीक है, इसको भी 64 बना लें, इसको 64 बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, 16 से यहाँ और 16 से यहाँ करना पड़ेगा। इसको क्या बनाओगे, 16 बनाओगे तो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर देखो ये बनेगा 144 माइनस 27 अपॉन 64 और डिवाइडेड बाय 16 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 7 4 11, माइनस का 11 बचेगा, डिवाइडेड बाय 16 होगा। बाहर का अंदर का, पहले इसको थोड़ा सा और कर लो। चलो 144 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 7 गया, 144 में से 27 जाएगा तो 144 में से 20 गए तो बचे 124, 117 बचेगा 117। ठीक है, और ये बचेगा 117 अपॉन 64 अपॉन में माइनस 11 अपॉन 16, बाहर का अंदर का 117 इंटू 16 अपॉन माइनस 11 इंटू 64।
ठीक है। अब इसको देखो 4 से कटेगा कितने पे, 16 से 4 पे, तो ये कितना आ गया हमारा 117 अपॉन -44। आप इसको लिख सकते हो -117 अपॉन 44। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ खास बात है नहीं, सिर्फ क्या है कैलकुलेशन है थोड़ी सी, है ना। देखो -117 अपॉन 44 और -117 अपॉन 44। ठीक है, अब देखो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में हो रहा है, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है। कुछ भी ज़्यादा नहीं है, आप एक बार खुद करके देखना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और दूसरी बात, जब हमको यहाँ पर है ये, तो हम क्या कर सकते हैं अभी आने वाले टाइम में, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री में इसी क्लास में ही 1-2 क्लास के बाद जब हम करेंगे, तो इन क्वेश्चंस को हम आइडेंटिटीज से सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको ये सब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, हम इनको बहुत शॉर्ट बना लिया करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखो भाई, ये कह रहा है आपसे कॉट थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो बना लेते हैं हम यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बनाया हमने, ये थीटा ले लिया। कॉट थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये 3 हो गया, तो ये 4 हो गया, ट्रिपलेट से कितना हो गया, ये 5 आ गया। देखो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, प्रूव करवा रहा है, ये 1/√7 के इक्वल प्रूव कर दो। चलो कर देंगे हम, तो हमें क्या, रूट के अंदर सेक थीटा है हमारा, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, तो 5/3 माइनस कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो 5/4। ठीक है, अपॉन यही सेम चीज़, बस साइन प्लस आ जाएगा, प्लस 5/4, है ना। सॉल्व करते हैं, 3 चौक 12 एलसीएम आएगा, तो 20 माइनस 15/12 बटे 5 चौक 20, 15 35/12। ये कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, आपको अच्छे से आती होगी ये। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 20 में से 15 गया तो 5/12/35/12, बाहर बाहर का अंदर अंदर का, कई बार बता चुका हूँ मैं ये बात आपको। 5 × 12 अपॉन 12 × 35, 12 से 12 खत्म हुआ, 5 से 7 पे कितना आ गया, √1/7। देख लो यही तो है हमारा, इक्वल टू RHS। ठीक, तो सिर्फ वैल्यू डाल के देखनी थी इस एक्सरसाइज में, मोस्टली यही क्वेश्चन है। मैंने आपको एक क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में क्वेश्चन कराया था, उसमें थोड़ा सही सा क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था, आप दोबारा से रिवाइज करो। मैंने बताया था आपको कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है टेन थीटा के, याद है ना। जब मैं आपको करवा रहा था कि साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, ये सब कराया था, वहीं मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ, साइन वालों को एक तरफ ले लो, कॉस वालों को एक तरफ ले लो। हम क्या करते हैं, कॉस वाले को इधर ले आते हैं, साइन वाले को इधर, तो 3 cos थीटा, इसको इधर लाओगे तो -2 cos थीटा बनेगा, इक्वल टू साइन थीटा यहाँ पहले से था, ये साइन थीटा लाओगे तो प्लस में 4 साइन थीटा बनेगा। ठीक है, 3 cos थीटा में से 2 cos थीटा हुआ तो कितना बचा, सिर्फ 1 cos थीटा, मतलब कि cos थीटा बचा, इक्वल टू 5 साइन थीटा हो गया। अब एक बात बताओ, हमसे किसकी वैल्यू पूछी थी, टेन थीटा की वैल्यू पूछी थी, तो हम टेन कैसे बना सकते हैं भाई, इस कॉस को अगर मैं इधर ले जाऊं तो टेन बन जाएगा, तो यहाँ पर इंटू में 1 लिखा हुआ है ना, तो अगर 1 इक्वल टू 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये 5 मल्टीप्लाई में इसे चले जाऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 1/5 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो 1/5 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही तो होता है अपना टेन थीटा, बोलो, है ना, यही तो हमसे पूछा था टेन थीटा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर खत्म हो गई, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं, पार्ट्स में करे हैं, आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। आपको अगर ये PDF चाहिए सॉल्यूशन वाली, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन करके, मैं डेली के डेली में जो भी पढ़ाता हूँ, चाहे कंसेप्चुअल पढ़ाऊँ, चाहे ये वाला पार्ट पढ़ाऊँ, मैं डेली के डेली उसमें डालता रहता हूँ। ये PDF है ना, विद सॉल्यूशन, एनोटेशन के साथ आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गई इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में अब अगले पार्ट पे हम चलेंगे, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। वो स्पेसिफिक एंगल्स क्या क्या है हमारे, सबसे पहले हम देखते हैं उसको 30 डिग्री पे, फिर देखते हैं 45 डिग्री पे, जैसे थीटा था ना, थीटा या ए था, उनकी जगह हम पर्टिकुलर एंगल रख देंगे। फिर हम देखते हैं 60 डिग्री पे, फिर देखते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, ये आपको पता होना चाहिए। 30, 45, 60 और 90 किस किस के लिए पता होना चाहिए, सारे के सारे 6 के लिए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है।
इन एंगल्स पे आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। बहुत आसान है, टेबल में बनवा दूंगा आपको। एक पता चल गया, आपने साइन का निकाल लिया, बाकी सारे ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। ठीक है, बार बार करोगे तो याद भी हो जाएंगे, और वहां से 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है, जरूर आता है, सिर्फ वैल्यूज डालने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम सम व्यू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रिसोर्स फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, तब तक के लिए आप ये रिवाइज करते रहिए, जितना अभी तक पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करो। RD शर्मा के एग्जाम्पल भी कर लेना, उनमें कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, मैं वो भी यहाँ पर करा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।